अब चालू हुआ है वापस। हाँ। नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। साथियों, आज 30 तारीख है और 31 तारीख को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, सभी जानते हैं इस बात को। और उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी करीब और कई उपन्यास लिखे। और उनका जो साहित्य था वो प्रगतिशील साहित्य के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों के पक्ष में लिखा और सामंतवाद के खिलाफ लिखा। खैर, ये आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जयंती के एक दिन पहले इस चर्चा को, उनके जयंती को सार्थक बनाने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। मेरे साथ हेमेंद्र चंडालिया हैं, जो यूथ श्रमजीवी कॉलेज में राजस्थान विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, पर हिंदी में भी बड़ा उनका दखल है। और वो ही इस पर चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद जी और साहित्य का क्या रिश्ता था और आज के साहित्य में और प्रेमचंद जी के साहित्य में क्या बदलाव हुए हैं। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं हेमेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वो आपसे इस साहित्यिक चर्चा पे बात शुरू करें। वो बात शुरू करें उसके पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मुश्किल ये है कि एक जना एक ही बार कर सकता है लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, अपने मित्रों को भी भेजें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। हेमेंद्र जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। और अब मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारे दर्शकों से या श्रोताओं से साहित्य और प्रेमचंद जी के रिश्ते के बारे में जो भी बातचीत करें। धन्यवाद साथियों। प्रेमचंद जी को याद करना एक युग को याद करने के समान है। लगभग 1.5 दशक और 1.5 शताब्दी हमारे सामने है। जिस युग में प्रेमचंद जी लिख रहे थे वो काल 20वीं शताब्दी का एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में बहुत बड़े आंदोलन हुए, 2 विश्व युद्ध हुए। ब्रिटिश साम्राज्य जो अपने चरम उत्कर्ष पर था उसका अवसान हुआ और पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत परिवर्तन हुए। प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ और एक नई आर्थिक व्यवस्था सारी दुनिया में कायम हुई। प्रेमचंद जी मूलतः देहात के रचनाकार माने जाते हैं। जिस तरह से भारतीय देहात को और उसकी समस्याओं को उन्होंने अपने रचना कर्म में चित्रित किया तो वह अनूठा है। और जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा, एक जीता जागता चित्र जातियों में बटे हुए समाज का, कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था का और जमींदारी, महाजनी शोषण और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण का शिकार एक ऐसा समाज जो धीरे धीरे अपने उनिंदेपन से करवटें लेता हुआ जागृति की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने साहित्य की भूमिका को भी अच्छे से पहचाना और
एक प्रगतिशील चेतना के विस्तार के लिए, समाज को बेहतर समझ देने के लिए अपनी रचनाओं को लिखा। जिस तरीके की चिंताएं उस दौर में थीं, उन्होंने उनके साथ एकाकार होते हुए अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। उनके कहानी संग्रह सोज़े वतन को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद भी अनेक रचनाओं में तत्कालीन समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण उन्होंने किया। देश में जब प्रगतिशील लेखक संघ बने, उनकी अगुवाई उन्होंने की और इस माध्यम से भी एक नई दृष्टि उन्होंने इस देश के रचनाकारों को दी। उनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन इत्यादि भारतीय साहित्य के क्लासिक माने जा सकते हैं। साथ ही जैसा हमारे साथी हिम्मत जी ने बताया, लगभग 300 कहानियों की रचना उन्होंने की, जो मानसरोवर नाम के एक बृहद संकलन के रूप में प्रकाशित है। उसके अनेक खंड हैं। इन कहानियों में अत्यधिक चर्चित कहानियां हैं कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, बड़े भाई साहब और भी और बहुत सारी कहानियाँ। और इन कहानियों में जिस सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, वो एक बेहद शोषित और वंचित समाज के वर्ग का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जो सामंती और महाजनी दोनों प्रकार की लूट का शिकार है। और वो लूट की सीमा इतनी है कि जो पात्र पीड़ित है वे उसको अपना एक तरह से भाग्य मान बैठे। और इसलिए चाहे प्रेमचंद जी को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रचनाकार के रूप में जाना जाता हो, लेकिन अधिकांशतया हम उनके पात्रों में एक ऐसे पीड़ित और वंचित वर्ग का चित्र देखते हैं जिनके भीतर एक कसमसाहट है, दुख को सहन करने की पीड़ा है, लेकिन उस पूरी व्यवस्था के प्रति और उसको उलट देने के प्रति जिस राजनीतिक चेतना की ज़रूरत हमें दिखाई पड़ती है, वो हमें प्रेमचंद जी के कथेतर रचनाओं में, ख़ास तौर से जो उनका गद्य साहित्य है, उसमें और अधिक प्रखरता के साथ देखने को मिलता है। और आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनका जो प्रसिद्ध निबंध है महाजनी सभ्यता, उसका उल्लेख करना आवश्यक लगता है। उस एक निबंध के माध्यम से उन्होंने पूरी पूंजीवादी व्यवस्था और उसके शोषण को बेनकाब करने का काम किया है। लगभग 100 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी वो निबंध हमारे समय के 21वीं सदी के समाज का भी सही चित्रण करता है। मैं कुछ पंक्तियाँ जरूर पढ़ना चाहूँगा उस निबंध से, जिससे कि हम सभी प्रेमचंद जी के पाठक समझ पाएँ कि आज के संदर्भ में प्रेमचंद जी के लेखन की प्रासंगिकता कितनी अधिक है। अपने इस प्रसिद्ध उपन्यास निबंध महाजनी सभ्यता में भी लिखते हैं, मगर इस महाजनी सभ्यता के
सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बंट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। उन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, ज़रा भी रू रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। हमारे अपने समय में जिस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था इस एक ध्रुवीय विश्व में लगभग सब तरफ छा गई है, उसका चरित्र बिल्कुल वैसा है जैसा महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये व्यवस्था पूरी तरह शोषण पर आधारित है और बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कही जाती हैं, उन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी न सिर्फ पूंजीपतियों का वर्चस्व है, बल्कि उनके निर्देश पर, उनके नियंत्रण में सरकारें काम कर रही हैं। भारतीय संदर्भ में हम देखें तो भारत की सरकार कुछ पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती दिखाई देती है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि उस शोषण की चक्की में पीसा जा रहा है लगातार, उसके प्रति शाब्दिक सहानुभूति भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हाल के बजट पर अगर आप नज़र डालें जो इस वर्ष केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है संसद में, तो जितने निर्णय उस बजट में इस सरकार ने लिए हैं, वो निर्णय सारे के सारे देश के पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले हैं। कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट में लगातार कमी हम पिछले सालों में देख रहे हैं और जो कर प्रणाली इस देश में इस समय लागू है, उसमें बड़े पूंजीपतियों को छूट दे करके, कॉरपोरेट टैक्स को कम करके, मध्यम वर्ग जो थोड़ा बहुत निवेश करके कुछ कमाने की चेष्टा कर रहा था, उस कर को बढ़ाने का काम इस बजट में दिखाई दे रहा है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उसकी दर 15% से बढ़ा करके 20% इस बजट में प्रस्तावित की गई है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसकी दर भी 10% से बढ़ाकर 12.5% की गई। इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन का एक डिस्पेंसेशन उसमें रिडक्शन करने के प्रावधान थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसका सीधा असर इस देश के मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है और जो कुछ मुनाफा पूंजीपति वर्ग के पास था, उसमें लगातार वृद्धि होने का असर इस बजट के बाद आएगा। तो इन आर्थिक परिस्थितियों में अगर हम प्रेमचंद जी को याद करें तो महाजनी सभ्यता शीर्षक से जो उनका निबंध था, वो आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक लगता है। और लेखन की चुनौतियों के संदर्भ में अगर हम सोचें तो एक बड़ा परिवर्तन हमें इस समय देश में दिखाई दे रहा है। बहुत हद तक जो लेखक संगठन हैं,
वे दलीय आधार पर लामबंद हो गए और जो जनता के शोषण के सवालों को उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद का अधिकांश साहित्य मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और जो स्थान कृषि और ग्रामीण जीवन को मिलना चाहिए था साहित्य में, लगातार उसकी उपेक्षा हम देख रहे हैं। जिस तरीके से देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में कृषि को उपेक्षा मिल रही है, लगभग उसी तरह साहित्य में भी उन सवालों के प्रति उपेक्षा दिखाई दे रही है जो देश के सबसे अधिक वंचित और शोषित वर्ग से जुड़े हैं। पत्रकारिता काफ़ी हद तक पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में है और अधिकांश मुख्य धारा की पत्रकारिता उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चल रही है जो उच्च वर्ग को और अधिक सशक्त करने के सवाल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज प्रेमचंद को याद करते हुए फिर उन सवालों की ओर लौटने को सन्नद्ध होना पड़ेगा हम सभी रचनाकारों को, पत्रकारों को, जो इस देश के आम लोगों के सवाल हैं, गरीबी के सवाल हैं, भुखमरी के सवाल हैं, जो शोषण के सवाल हैं, श्रमिकों के सवाल हैं और एक बहुत बड़ा जो मध्यम वर्ग बन गया है इस पूंजीवादी विकास के दौर में, उस मध्यम वर्ग के भी सवाल हैं। एक और जहां आर्थिक प्रगति के साथ जाति सीमाओं के टूटने का प्रारंभ हुआ है, वहीं राजनीतिक दल धार्मिक और जातीय आधार पर लोगों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जाति तोड़ने की बात, धर्म को व्यक्ति पर सीमित करने की बात, देश की नीतियों में एक बेहतर संतुलन पैदा करने की बात, और जो खास तौर से दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करने की बात, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आज के साहित्य और पत्रकारिता के केंद्र में लाए जाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इस बात के लिए भी प्रेरित करती हैं कि हम प्रेमचंद की ओर एक बार फिर लौट कर देखें, उनके साहित्य को पढ़ें और उन सारे सरोकारों को दोबारा हम अपने साहित्य के केंद्र में भी लाने की चेष्टा करें जो प्रेमचंद के साहित्य के प्रमुख सरोकार थे। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंडालिया सर, आपने ये वार्ता सुनी, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो ज़रूर फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना, मतलब सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका ये सहयोग हमारे को बेहतर करने में मदद करेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।